वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विथ मिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड ने अपने एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है और सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने पढ़ाई में बिल्कुल ही कंसंट्रेट किए होंगे, बिल्कुल ही लग गए होंगे। तो उससे आगे बढ़ते हूं। मैं बताना ये चाहता हूं कि अक्सर एग्जाम के टाइम में जो स्टूडेंट्स होते हैं वह यूट्यूब का सहारा लेते हैं। तो आज मैं यूट्यूब पे एक वीडियो बना रहा हूं 10th क्लास का चैप्टर 1 सिविक्स पावर शेयरिंग, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको एग्जाम में मार्क्स लाने में मदद करेगा। तो आज का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। क्लियर? अब आते हैं पावर शेयरिंग के अंदर। जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग के अंतर्गत बेल्जियम के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में चर्चा किया गया है कि बेल्जियम में किस तरीके से वहां पे पावर शेयरिंग हुआ। उसके बाद से श्रीलंका के बारे में चर्चा किया गया है कि वहां पे क्या प्रॉब्लम है डाइवर्स कम्युनिटी के अंतर्गत, और साथ ही साथ इंडिया के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें पावर शेयरिंग कैसे अप्लाई किया गया है। इन तमाम चीजों को पावर शेयरिंग के अंतर्गत शामिल किया गया है। लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम एक छोटा सा मुल्क है, एक छोटा सा कंट्री है जो यूरोप में पड़ता है, और बेल्जियम के जो कंट्री है नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस से इसका बॉर्डर है। यानी कि नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस इसके नेबर कंट्री हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट जो मैं बेल्जियम के बारे में बताने जा रहा हूं इसके पावर शेयरिंग से पहले, कि बेल्जियम में मोनार्की है। मोनार्की है, और ये मोनार्की एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, यानी कि स्टेट का हेड तो मोनार्क है, लेकिन गवर्नमेंट का हेड वहां पे प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर है। अब सवाल आता है कि वर्तमान समय में बेल्जियम का मोनार्क कौन है? तो किंग फिलिप्स जो है वहां का मोनार्क है, जबकि अलेक्जेंडर डी क्रू वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये है आपका बेल्जियम के बारे में। 2-4 पॉइंट और मैं रखना चाहूंगा कि बेल्जियम का जो कैपिटल है वह ब्रुसेल है। ब्रुसेल है। इसका जो कैपिटल है वो ब्रुसेल है। और तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि जो बेल्जियम कंट्री है वो लगभग 10 प्रोविंसेस में डिवाइड है। प्रोविंसेस में डिवाइड है, 10 प्रोविंसेस में डिवाइड है, और हर प्रोविंसेस का अलग अलग अपना कैपिटल है। अब सवाल उठ सकता है कि आखिर प्रोविंसेस में क्यों डिवाइड है? तो हर कंट्री का अपना अपना सिस्टम है। इंडिया जो है स्टेट में डिवाइड है, लेकिन जो बेल्जियम है वहां पे स्टेट को कंट्री के रूप में जाना जाता है, इसलिए वहां पे स्टेट का यूज ना करके प्रोविंसेस का यूज किया गया है, और बेल्जियम 10 प्रोविंसेस में डिवाइड है। नंबर 5, यहां पे फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब यह हुआ कि यहां पे यूनियन लेवल पे तो गवर्नमेंट है ही है, प्लस साथ में जो 10 जो प्रोविंसेस हैं वहां पे भी सरकार है। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का जो डेफिनेशन है वो इस बात का है कि अ कंट्री वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन
यूनियन एंड स्टेट एंड फर्दर इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। तो बेल्जियम में जो गवर्नमेंट सिस्टम है वह फेडरल स्ट्रक्चर का है। नंबर 6 पॉइंट, मल्टी पार्टी सिस्टम। बेल्जियम में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अमेरिका की तरह वहां पे 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, ब्रिटेन की तरह वहां पे 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, जिस तरह से इंडिया में है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं और अगला जो पॉइंट है वो इस बात को लेकर के है कि पावर शेयरिंग क्या है। पावर शेयरिंग क्या है? अक्सर आप लोग शेयरिंग का मतलब पैसे से जोड़कर देखते होंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर किसी को 1000 का सामान लेना है तो उस सामान को 3 लोगों ने मिलकर के पैसा दिया, 1500 का सामान लेना है, एक ने 500 दिया, एक ने 500 दिया और एक ने 500 दिया, यानी तीनों का इसमें साझेदारी हुआ, तीनों का साझेदारी हुआ। आप समझ रहे हैं? इकोनॉमिक में तीनों का साझेदारी हुआ। लेकिन पावर शेयरिंग का मतलब इकोनॉमिक की तरह नहीं है। पावर शेयरिंग का मतलब डिफरेंट है। शेयरिंग का मतलब होता है साझेदारी। अब सवाल आता है कि साझेदारी का मतलब क्या है? तो साझेदारी का मतलब यह है, मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई विलेज है, ये विलेज है और यहां पे 5 कम्युनिटी है। एक कम्युनिटी की तादाद 1000 है, बी कम्युनिटी की तादाद 500 है, 3 कम्युनिटी का तादाद 200 है, 4 कम्युनिटी की तादाद 100 है। ए कम्युनिटी की तादाद 1000, बी का 500, सी का 200 और डी का 100। तो डेमोक्रेसी का यह सिद्धांत है, जिस कम्युनिटी का तादाद ज्यादा होता है वही जीतता है, उसी की सरकार बनती है। तो यहां पे तादाद एक ही 1000 है तो जाहिर सी बात है इसकी सरकार बनेगी। इनकी तादाद कम है तो इनकी सरकार नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं, लोग कास्ट के नाम पे वोट देते हैं, लोग लैंग्वेज के नाम पे वोट देते हैं, लोग राज्य जो उनका कल्चर होता है उसके हिसाब से वोट देते हैं। तो ये प्रॉब्लम हर जगह है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है और यूरोप के कई सारे मुल्कों में है। तो यहां पे जिसकी 1000 तादाद है हमेशा इसी सरकार बनेगी और ये लोग सरकार में नहीं आ पाएंगे। तो पावर शेयरिंग ये बताता है कि आप एक ऐसा मेथड अपनाओ कि यह भी सरकार में साझेदारी हो सके, इनका भी हिस्सेदारी हो सके, और सी है इसका भी हिस्सेदारी हो सके और इसका भी हिस्सेदारी हो सके। तो कहने का मतलब यह है कि पावर शेयरिंग का संबंध इस बात से है कि किस तरीके से जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसको सत्ता से जोड़ा जाए। अब यहां पे आइए, अब देखिए यहां पे बेल्जियम की कहानी देखिए। बेल्जियम में जैसा कि मैं बताया कि 10 प्रोविंस में बटा हुआ है, 10 प्रोविंसेज में बटा हुआ है बेल्जियम। ठीक है, अब देखिए एक शहर है, एक प्रोविंसेज है जिसका नाम है फ्लेमिश। यहां पे 59% लोग डच बोलते हैं, डच लैंग्वेज। ये दिख रहा है यहां पे, फ्लेमिश जगह में 59% डच लैंग्वेज के हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। वलेनिया में तकरीबन 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, वलोनिया में 40% फ्रेंच बोलते हैं और 1% जर्मन बोलते हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ब्रुसेल, ये कैपिटल है।
ब्रुसेल जो कैपिटल है, यहां पर 80% फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% डच बोलने वाले हैं। ठीक है, इस कंपोजिशन से, सामाजिक संरचना से हमें यह पता चलता है कि बेल्जियम जो कंट्री है वहां पे होमोजेनियस सोसाइटी नहीं है। होमोजेनियस के मतलब सारे लोग एक जैसे नहीं हैं, लोग लैंग्वेज के आधार पे बटे हुए हैं। कोई डच लैंग्वेज बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई जर्मन बोलता है। लेकिन जब इसका हम ओवरऑल अगर इसका हम एनालिसिस करते हैं तो पता यह चलता है कि जो डच है वो डच जो है वह बेल्जियम में मेजॉरिटी में है और बाकी सारी कम्युनिटी माइनॉरिटी में है। ठीक है, मेजॉरिटी मतलब बहुमत में है। प्रॉब्लम यहां पे क्या था? प्रॉब्लम ब्रुसेल में था। ब्रुसेल में 80% फ्रेंच लोग थे और 20% डच लोग थे। तो इन दोनों कम्युनिटी के बीच प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। और प्रॉब्लम क्या था कि ब्रुसेल में हमेशा फ्रेंच की सरकार बनती थी। किसकी बनती थी? फ्रेंच की सरकार। और फ्रेंच की सरकार अपने हिसाब से कानून बनाते थे, अपने ही सुविधा के हिसाब से वो सिस्टम को चलाते थे, जिसको डच के लोग पसंद नहीं करते थे, जिसको लेकर के दोनों कम्युनिटी के बीच, फ्रेंच और डच में तनाव बढ़ा, टेंशन बढ़ा। और 1970 में 1970 में कॉन्स्टिट्यूशन में 4 अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। और संशोधन करने के बाद देखिए यहां पे 4 संशोधन किया गया। और संशोधन करने के बाद पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया। और पावर शेयरिंग का पहला कॉन्सेप्ट क्या था? यूनियन गवर्नमेंट में यह फैसला लिया गया कि जितने मिनिस्टर फ्रेंच के होंगे पार्लियामेंट में, उतने ही मिनिस्टर डच के होंगे। देखिए यहां पे ध्यान से, यूनियन गवर्नमेंट पे जितने मिनिस्टर फ्रेंच कम्युनिटी के होंगे उतने ही मिनिस्टर डच कम्युनिटी के होंगे, यानी कि इक्वालिटी। देखिए ध्यान से, उसके बाद दूसरा स्टेप लाया गया। कहां पे? ब्रुसेल में क्या किया गया? ध्यान से सुनिए। ब्रुसेल में जो डच की गवर्नमेंट थी, जो वहां पे माइनॉरिटी में थी, उसने दावा किया कि चूंकि हमने यूनियन में इक्वालिटी लाया है तो आपको ब्रुसेल में इक्वालिटी लाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि यहां पे आपको पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। यानी कि अगर 80% फ्रेंच है तो 8 इनका और 20% डच है तो 2 इनका, ताकि दोनों का रिप्रेजेंटेशन हो सके। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि संख्या के हिसाब से आपका सीट रिजर्व हो जाएगा, तो आप भी जो फ्रेंच भी जो है सत्ता में आ जाएगा। और डच तो चूंकि मेजॉरिटी में था ही वहां पे ब्रुसेल में, तो वो भी सत्ता में आ जाएगा। तो ये 2 मेथड अपनाया गया। पहला मेथड अपनाया गया कि सेंट्रल लेवल पे मिनिस्टर को इक्वल कर दिया गया और ब्रुसेल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपनाया गया, यानी कि आपका भी कैंडिडेट जीत के जाएगा, सीट को रिजर्व कर दिया जाएगा, और आपका भी कैंडिडेट जीत के जाएगा, यानी कि फ्रेंच का भी जाएगा, डच का भी जाएगा। और तीसरा जो किया गया, यहां पे देखिए, सबऑर्डिनेट। और तीसरा इन्होंने कॉन्सेप्ट को अपनाया कि कोई भी प्रोविंसेस
वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहेगा, वो कई सारे मामले में इंडिपेंडेंट रहेगा और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इंडिया में राज्य जो है कई सारे मामलों में इंडिपेंडेंट है और कई सारे मामले में वो डिपेंड है। तो यहां पे जो है प्रोविंस को इंडिपेंडेंट कर दिया गया, वनस्पत की सबऑर्डिनेट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन करने के बजाय इनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया। ठीक है, चौथा स्टेप क्या किया गया? चौथा स्टेप यहां लिख दे रहा हूं मैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया जिसके अंतर्गत जर्मन पीपल, फ्रेंच पीपल, डच पीपल, तीनों को मौका दिया गया। ठीक है, कि तीनों लैंग्वेज के लोग इसमें शामिल होंगे और अपने अपने समस्याओं को उठाएंगे और उनके समस्याओं को डिस्कस किया जाएगा और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो दुनिया के अंतर्गत कई सारे कंट्री ऐसे हैं जहां पे डेमोक्रेसी है, जहां पर होमोजेनियस सोसाइटी नहीं है, जहां पर कई सारा प्रॉब्लम है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को लेकर के। बेल्जियम ने बहुत ही खूबी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि एथनिक कंपोजिशन क्या है बेल्जियम का, तो आप बता देंगे डच, फ्रेंच, जर्मन। फिर पूछेगा कि वहां पे किस तरीके से बेल्जियम ने पावर शेयरिंग को समाधान किया, सॉल्यूशन किया, तो आप बता देंगे ये स्टेप। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो है सिविक्स का पहला चैप्टर का बेल्जियम का जो पार्ट है वो समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तो आज के लिए रहने देते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।